डेट क्या हो गया हमारा? आज का तारीख 29 हो गया। अब इससे पेन नहीं चलेगा, है ना? तो 29 तारीख को हम लोग ये ईवीएस वाला देखो ना, या साइंस वाला देखना। इसमें पेडागोजी है, किसका सब्जेक्ट का पेडागोजी? कौन सा सब्जेक्ट? ईवीएस पेडागोजी या साइंस पेडागोजी, जेटेट के लिए है। उसमें हम लोग टीचिंग मेथड कर रहे हैं, तो टीचिंग मेथड में अभी हमारा क्या चलेगा? इंक्वायरी मेथड, जिसको हम लोग क्या, या डिस्कवरी मेथड, या क्या कहेंगे उसको, खोज विधि या अन्वेषण विधि। तो ये तो काम नहीं करेगा पेन इसमें। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? खोज विधि कि बच्चे को खोजने के लिए फ्री छोड़ दो। खुद से क्वेश्चन पूछेगा, खुद से जांच पड़ताल करेगा, जानकारी लेगा। और टीचर क्या होता है इसमें? फैसिलिटेटर होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चे में जिज्ञासा पैदा करना, प्रश्न पूछने का क्षमता पैदा करना, अनुसंधान कौशल नवाचार को। अब चरण हम बोले थे ना, एग्जाम में आता है। तो पहला वाला क्या होगा तुम्हारा? प्रश्न उत्पन्न करना या जिज्ञासा जागृत करना। दूसरा क्या है? जानकारी एकत्र करना और जांच करना। तीसरा क्या होगा? प्राप्त जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या। चौथा निष्कर्ष पर पहुंचना और उसे साझा करना। पांचवा उसका रिफ्लेक्शन यानी प्रतिक्रिया पर हमारा चिंतन होगा। लाभ क्या है? ये जो है स्टूडेंट सेंटर होता है, चाइल्ड सेंटर होता है। और यह प्रेरक का काम करता है। बच्चा इसमें पैसिव नहीं होगा, क्या होता है? एक्टिव होता है। बच्चे में गहन सम देखो, कोई भी चीज कर कर सीखोगी ना। जैसे कंपास से ज्योमेट्री जिसको पढ़ाए थे, स्वाति पढ़ाए थे ना तुमको, वो एरिया वाला करके सीखी होगी, तो हमेशा के लिए बैठ गया होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। और जो नहीं स्क्वायर से बनाता है कंपास से, वो किताब वाला रटेगा तो जिंदगी भर रटेगा, फिर भूलेगा। कि डिफरेंस क्या, रोम्बस और स्क्वायर में किसका डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है? ये वही बता सकता है जो करके सीखा है। और जो रट के सीखा है वो नहीं बता पाएगा। तो सहन गहन समझ विकसित होगा और ज्ञान का निर्माण होगा। आलोचनात्मक चिंतन भी होगा और वैज्ञानिक स्वभाव का पोषण होगा। इसमें कुछ लिमिटेशन है, यानी कि कुछ दिक्कत है जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ज्यादा समय लेता है और संसाधन भी चाहिए। बाबा प्रैक्टिकल करने के लिए कितना सामान देगी? पाठ्यक्रम को पूरा करने में दिक्कत होगा, क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं होगा, एक्टिविटी कर ही रहा है वो। और इसके लिए टीचर भी क्या चाहिए? ट्रेन चाहिए हमको। और संरचना की कमी अगर रहेगी तो भटक भी जाएगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ का यूज होता है? तो इन्वायरमेंट साइंस जहाँ भी होगा हमारा, स्कूल परिसर में पक्षियों का सर्वेक्षण कराओ। खुली समाप्ति प्रयोगशाला जांच क्या होता है? अरे ओपन और क्लोज वाला क्या रहेगा? बाहर वाला सर्वेक्षण ओपन हो गया, अंदर वाला रूम के अंदर वाला क्लोज हो गया तुम्हारा। वैज्ञानिक घटना की स्वतंत्र खोज हो गया। अच्छा ठीक है। अब इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना? यहाँ तुमको आंसर दिख जाएगा अभी। इसमें छात्र खोज विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है बता? सही, ऑप्शन बी होगा, है ना? ऑप्शन बी। खोज विधि का केंद्र छात्रों को स्वयं पूछने, परिकल्पना बनाने, प्रयोग करने और इसके लिए करता है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। खोज विधि का चक्र बताओ, सही क्रम क्या है? जांच करना, निष्कर्ष निकालना, संचार करना। अच्छा, सोच लो अच्छे से। क्या होगा? ए होगा, बी होगा? कंफर्म हो? कंप्यूटर महोदय को लॉक कर दें? चलो लॉक कर दिए। खोज विधि की प्रक्रिया यही है। क्या है? पहले प्रश्न, फिर जांच, निष्कर्ष और फिर संचार। तीसरा क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। खोज विधि में शिक्षक की भूमिका क्या है? अभी तो पढ़ाए हैं, फैसिलिटेटर होगा वह, या खाली सुविधा देता है? अगला वाला क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि खोज विधि का उदाहरण है? कहीं ज्यादा लंबा इसलिए तो नहीं हो रहा है? यही होगा ना आंसर? सही जवाब। आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप पांचवा। खोज विधि का सबसे बड़ा क्या लाभ है? आलोचनात्मक चिंतन, स्वतंत्र सीखने की क्षमता विकसित होती है। अगला सवाल। खोज विधि में प्रारंभिक प्रश्न का क्या उद्देश्य होता है? अन्वेषण करना। अरे चलो कोई बात नहीं, आंसर दिख गया तो। खोज विधि के संदर्भ में हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? प्रश्न का संभावित स्पष्टीकरण या
अनुमान लगाना है ना, ये हो गया। हाइपोथेसिस के द्वारा बच्चा अनुमान लगा लेता है क्या होना क्या नहीं होना। अगला क्वेश्चन देखो। खोज आधारित शिक्षण की एक चुनौती क्या है? संसाधन और समय दोनों अधिक चाहिए। ये तो अभी बता दिए हैं। देखो, पढ़ना पढ़ाने के बाद यही वाला सवाल सारा इजी लगता है कि नहीं? हल्का सा ध्यान देना है, 5 नंबर फ्री में मिलेगा। हल्का से ही ना ध्यान देना है। यही नहीं पढ़ाए रहेंगे तो बनेगा फिर यही सब सवाल। लास्ट का 10वां सवाल। स्वचालित अन्वेषण, ओपन इंक्वायरी किसको कहते हैं? छात्र स्वयं प्रश्न बनाएंगे, विधि डिजाइन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। सही हो गया हमारा प्रश्न जांच और निष्कर्ष। ये हमारा खोज का सर्वोच्च स्तर है। अब आज का लास्ट सवाल। खोज विधि पारंपरिक शिक्षण से किस मायने में भिन्न है? यह जिज्ञासा, सक्रिय भागीदारी और निर्माणवाद पर क्या देती है? बल देती है। हो गया ये सी। कोई हार्ड लगा क्या? आसान लग रहा है ना? अब ये तो सीटेट वाला है, जो भी करोगी अपना क्वेश्चन रख लेना कॉपी में अच्छे से। खाली ABCD रखेगी तो तुमको बहुत नुकसान होगा, है ना, क्योंकि हम तुमको कौन सा क्वेश्चन दे, टॉपिक वाइज दे रहे हैं। ऐसा ये सब क्वेश्चन बैंक का ही है, मतलब पूछा है कहीं ना कहीं सीटेट में, या बाकी अदर वाला स्टेट में पूछा है, टेट में पूछा है, ठीक है। परियोजना विधि पे आओ, प्रोजेक्ट मेथड। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग छात्र को एक विशिष्ट व्यवहारिक और अर्थपूर्ण कार्य को समूह या व्यक्तिगत रूप से पूरा करते हैं। जो भी स्टूडेंट है एक साथ मिल जाएगा, ग्रुप बना लेगा, 10 गो जैसे मेरे यहाँ बर्थडे था तो प्रोजेक्ट वर्क में हो गया। भारतीय लोग का ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ हैप्पी बर्थडे वाला सजा रहा है, बैलून वैलून वाला। कुछ ग्रुप खीर बनाने में लगा है, कुछ ग्रुप सब्जी बनाने में लगा है, वही हो गया हमारा क्या, प्रोजेक्ट। काम को अलग अलग प्रोजेक्ट में बांट देना समूह में। उद्देश्य क्या है इसमें? समग्र विकास, सब मिलजुल कर करेगा, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण का, वास्तविक समस्याओं से निपटने की क्षमता रहेगी, सहयोग और जिम्मेदारी का विकास होगा। अच्छा, इसका जनक कौन है? किलपैट्रिक है। विलियम किलपैट्रिक, पूरा नाम विलियम किलपैट्रिक होगा। तो इसका चरण याद कर लेना, हर एक का चरण, 12 गो स्टेज है, ये 12 गो है, 13 गो, 12 गो चरण कर लेना। एक एग्जाम में आएगा, जब सवाल मेरा वाला आ जाएगा तो मेरा चरण को याद करना। अब देखो, इसमें उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, परियोजना का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और इसमें क्या करना, सेकंड में चरण में क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। पहला में क्या होगा, उद्देश्य रखेंगे। तीसरा में क्या होगा, हमारा क्रियान्वयन करेंगे। और चौथा में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। लाभ क्या है, विषयों का एकीकरण हो जाता है। अच्छा, एकीकरण का मतलब क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी, जो लिख तो दिया है इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब है कि तुमको हम पढ़ा रहे थे भौतिकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और लिमिट dy/dx अभी कर रहे थे। तो हम भौतिकी में ये फिजिक्स में मैथ्स को लाए कि नहीं लाए? तो एक विषय पढ़ाते समय दूसरे विषय का समावेशन करना इंटर डिसिप्लिनरी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटर डिसिप्लिनरी। अगर ये तुमको हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, अब भूगोल पढ़ाते पढ़ाते पहाड़ पठार पे आ गए और जियोथर्मल एनर्जी पढ़ाने लगे, साइंस वाला चीज हो गया, P वेव S वेव पढ़ाने लगे, कॉस्मिक रे, तो भूगोल में साइंस को घुसा दिए, तो वो वाला सेक्शन हमारा इंटर डिसिप्लिनरी रहा। अगर हम इतिहास पढ़ा रहे हैं और अर्थशास्त्र को भी घुसा दिए, वही चीज है। रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। नेतृत्व का विकास, टीम वर्क का और प्रबंधन कौशल का विकास होगा। सीमा क्या है? प्रोजेक्ट वर्क का अधिक समय लेगा, संसाधन और योजना की आवश्यकता होगी, मूल्यांकन करना कठिन है कि ज्यादा टेस्टी कौन बनाया था सब्जी, 10 गो लड़की मिलकर काम की ना। समूह में काम न करने वाले छात्रों के लिए चुनौती है, जो ग्रुप में नहीं काम करने का मन करेगा तो उसके लिए चुनौती हो जाएगा कि हम कैसे उसके साथ मिलकर काम करें। सभी विषयों के लिए उपयुक्त या नहीं है। इसका यूज कहाँ होता है? ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता अभियान चलाना है, या स्थानीय जल स्रोत की गुणवत्ता का अध्ययन करना है। ये सब में हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट तैयार। अभी भी प्रदर्शनी जो लगेगा ना, तो सोलर सिस्टम बना देगा, ये सॉरी, वो बिजली का नया नया उपकरण बना कर दिखा देगा कि यह कोयला से प्लांट चल रहा है तो बिजली का प्लांट चल रहा है। इससे कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग।
परियोजना विधि के जनक कौन है? अभी तो बोल रहे थे, सही जवाब क्या होगा? विलियम किलपैट्रिक। उन्होंने 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड लेख प्रकाशित कर इस शिक्षण विधि को व्यवस्थित रूप से दिया। जॉन डीवी तो बोलता है लर्निंग बाय डूइंग वाला, करके सीखो। तो करके सीखो, तो प्रोजेक्ट मेथड में भी तो करके सीखो ही है। इसलिए जॉन डीवी घुसा रहता है इसमें। लेकिन इसके जनक है विलियम किलपैट्रिक, याद रखना। जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग वाला है। और ये भी तो बोल रहा है प्रोजेक्ट में सब लड़का को एक्टिव रख रहा है, तो जॉन डीवी रहेगा, लेकिन कंफ्यूज मत करना। दूसरा नंबर, परियोजना विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों में स्वतंत्र अनुसंधान, समस्या समाधान और सहयोग क्षमता विकसित करना। ये तो ठीक है। चलो, अब के सही क्रम बताओ। हर एक क्वेश्चन में एक क्रम आ जा रहा है ना? क्या है क्रम इसका, बताओ। कंप्यूटर महोदय, आप आंसर बताइए। ए नंबर क्या? चयन, फिर योजना, फिर निष्पादन और फिर मूल्यांकन। इसमें सबसे पहले परियोजना को चुनते हैं, फिर उसकी क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे। फिर इसको निष्पादित करेंगे और अंत में क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। और निम्न में से कौन सी गतिविधि परियोजना विधि का उदाहरण है? बताओ। छात्रों का हमारे स्कूल में कचरा प्रबंधन विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट बनाना। यह क्या क्या प्रोजेक्ट हो गया हमारा। ठीक है। गए थे, अभी तुरंत जाएंगे आधा घंटा बाद मनोज। गए गए थे दुकान, तो वो वाला बंद था, खाना खाने गया था, फिर अभी क्लास ले रहे हैं। 6 बजे क्लास खत्म होगा, फिर जाएंगे। ठीक ना? हाँ ठीक। अब देखो यहाँ, इन लोग को घर भेज दो, जाओ। चुन्नू मुन्नू, अरे जल्दी जाओ, कुर्सी में जगह दे दो इन लोग को इधर आने का। हाँ ठीक है, तुम ही लोग देख करके और बोल दो अगला पेज लिख के लाने के लिए। कौन क्लास गए थे? इन लोग का दाल भात, अब बैठा इसे गार्जियन है, बोले बैठा करके कुछ कुछ कराते रहिएगा। हमने ठीक है। दिक्कत है पैसा का। जाती है स्कूल? हाँ। बाप रे, 20 दिन बाद ये लोग किताब खरीदी, 1 महीना बाद। हाँ। ओ, तो वही हाल यहाँ भी है, यहाँ भी निःशुल्क है। हाँ। मेरी भी वाइफ बोली कि मत लीजिए, बच्चा लोग है, क्या बच्चा लोग से लीजिएगा। हाँ हाँ। इतना छोटा बच्चा से लेना भी नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ। तुम लोग, टाइम वेस्ट हो रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा, जल्दी कर लो थोड़ा सा। हो गया इन लोग का? अच्छा ठीक है, करो। लेके कॉपी जल्दी से उन लोग को भेजो ना घर, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग का वीडियो लंबा हो जाएगा। उसका कॉपी लेके भेज दो, देख दे दी कॉपी। जाओ घर जाओ। चलो ठीक है, बैठ पढ़ो। निम्न में से कौन सी गतिविधि परियोजना विधि का उदाहरण है? तो यही, ये बी वाला होगा, है ना? क्योंकि छात्र एक वास्तविक समस्या जो कि कचरा प्रबंधन है, उस पर स्वतंत्र रूप से डेटा करेगा, विश्लेषण और समाधान करेगा। अगला वाला सवाल देखो। परियोजना विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल वाला तो नहीं रहेगा, है कि नहीं? और निष्क्रिय वाला भी नहीं रहेगा। अब निर्देशक और नियंत्रक है, या सुविधाकर्ता और मार्गदर्शक है? यस, वह संसाधन उपलब्ध कराएगा, ये कराएगा। सी वाला हमारा सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, छठा नंबर। परियोजना विधि का प्रमुख लाभ क्या है? नेतृत्व, नियोजन और टीम वर्क कौशल का विकास। आसान लग रहा है ना? अब लगता है कि पास कर जाएगी।
पेडागोजी में ऐसा ही रहेगा। ये यही रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। सब क्वेश्चन, ये सब तो क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन तो रिपीट करता है। परिजना विधि की एक सीमा क्या है? धन की आवश्यकता। ठीक है। हाँ। कौन हो गया? हाँ। कहाँ तक हुआ हमारा? लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किससे संबंधित है? खोज विधि, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि और प्रदर्शन विधि। अब सोचो क्या होगा इसमें। अब बोले कि लर्निंग बाय डूइंग जो है तो जॉन डीवी दिया है। हाँ। और जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग। हम्म। कंफर्म है? चलो लॉक कर दे। परियोजना विधि जॉन डीवी के करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसका जनक कौन है? विलियम किलपैट्रिक है। हाँ। और हम ये भी बोले थे कंफ्यूज मत होना। बताया था ना। हाँ। हाँ, लेकिन जनक है विलियम किलपैट्रिक। और सिद्धांत किसका मान रहा है? जॉन डीवी का। परियोजना विधि में मूल्यांकन कैसे होता है? क्योंकि हम लोग किसी एक को नंबर देते हैं क्या? प्रोजेक्ट में 10 लड़का शामिल है तो 10 को ना देते हैं। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? इसमें छात्रों सब सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। अब अभी इस टॉपिक का लास्ट सवाल। परियोजना विधि और खोज विधि में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, वो तो शशि बता रही है, और बाकी का? सही जवाब है। परियोजना विधि एक मूर्त उत्पाद जैसे मॉडल है, रिपोर्ट है कि निर्माण पर क्या केंद्रित है। जबकि खोज विधि जो है सो वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया पर क्या देती है? बल देती है। प्रश्न पूछना, परिकल्पना बनाना, उस पर करना, ये वही हो गया हमारा। तुम्हारा दो गो मेथड खत्म हो गया आज। अच्छा, वरना कल कल नहीं करे थे क्योंकि कल हम क्वेश्चन नहीं डाले थे। और आज तुम आज ही क्या कि ये वाला क्वेश्चन डाले हैं। 10-10 क्वेश्चन। कैसे नहीं? वीडियो है उसमें, देखते क्लिक हो। हाँ। कल का क्वेश्चन डाले ही नहीं थे। अभी डाले 10 मिनट पहले। ग्रुप में जो भेजे हैं, देखो ना। अरे ग्रुप में अभी क्वेश्चन भेजे हैं ना, ये वाला। और और वीडियो जो है सो जो सब। अरे सुनो, जो सब्सक्राइब की होगी उसको नोटिफिकेशन खुद जाता होगा वीडियो में। तुम ध्यान से देखो, दिखेगा साइंस का, कैसे नहीं दिखेगा? आ गया था ना तब फिर। अभी और एक बचा हुआ है, घबरा नहीं, और एक देखो। देखो यहाँ। फिर तुम लोग मोबाइल को छोड़ेगी, इधर टाइम बर्बाद हो रहा है खाली रिकॉर्डिंग का। ये सारा सीटेट यूपी टेट वाला का एनईपी ये वो रचनावाद के सिद्धांत पे है। फिलपैट्रिक ये वाला ठीक है, ये तो है हमारा। एक चर्चा विधि सुनी है क्या? आ गया चर्चा विधि। डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड।
में हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग विज्ञान संबंधी विषय, समस्या या अवधारणा पर छात्रों के बीच क्या करेंगे। अच्छा, संरचित अच्छा सुनो, ये जो कंस्ट्रक्टेड जो डायलॉग होता है जिसको बोलते हैं संरचित वार्तालाप, ये क्या है। इस वार्तालाप मतलब कि जो मैटर है उसमें मैटर एक संरचना बना हुआ है, उसी के अंदर नहीं हम लोग को बात करना है, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ वही चीज। हाँ वही चीज है, जैसे कई बार लर्निंग टीचिंग दरमियान में देखना, कुछ टीचर आएंगे ना और पढ़ाना है कुछ, और वो लोग टॉपिक का अगर क्लियर नहीं है। हमारे केमिस्ट्री के एक असलम सर थे, रिएक्शन ना हमको समझ में नहीं आता था, बहुत पूछते थे। तो केमिस्ट्री में असलम सर का जिस दिन तैयारी कर कर नहीं आते थे ना, उस दिन वो हम लोग को भूत भूत का कहानी कह के निकल जाते थे वो। यानी वो कौन सा टाइप बात हो गया हमारा, असंरचित बात। और ये संरचित का मतलब जो मुद्दा है उसी से ही बात करना। उद्देश्य क्या है इसमें, वार्तालाप वाला में, चर्चा विधि में, डिस्कशन मेथड में, कि हमको विभिन्न दृष्टिकोण को समझना है, तर्क क्षमता विकसित करना है, संप्रेषण कौशल ये करना है। नोटिफिकेशन जाएगा कॉपी में लिखो, नहीं तो बाद में हम इसको लॉक कर देंगे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन इसीलिए छोड़ रहे हैं। उसको लिखो कॉपी में तुम लोग। आर्ट्स वालों को ऐसे ही दिए तो अभी तक लिखे ही नहीं है, तुम लोग भी लिखो कॉपी में। लिख रही है ना, और जब लिख लेगी तो बता देना, जब हो जाएगा लिखा हुआ। तो जब सबका लिखा हुआ हो जाएगा तो हम लोग इसको वीडियो क्या करेंगे, फिर डिलीट कर देंगे। हर साल यही करते हैं, बनाते हैं डिलीट कर देते हैं। लिखा हुआ हो जाएगा तब डिलीट कर देंगे, बता देना जब लिख लेगी तो बता देना। अरे व्यूवर्स, नहीं व्यूवर्स, व्यूवर्स के लिए नहीं जाते हैं उसमें। व्यूवर्स के लिए नहीं आता है, उसके चक्कर में, व्यू बढ़ाने के चक्कर में इधर फीस नहीं आता है। मैथ का कहाँ कभी डाले, उतना साल 16 17 साल पढ़ा है, नहीं डाले हैं। व्यू में नहीं, तुम लोग खाली लिख लो इसको, जब लिखा हुआ हो जाएगा सभी कोई का तो बता देना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी दिन लगे, जल्दी जल्दी क्या करना, लिख करके फिर हमको बता देना। चर्चा विधि में क्या हो गया हमारा उद्देश्य, प्रकार में कैसा होता है हमारा, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, संवाद अच्छा, समूह चर्चा और पैनल चर्चा में क्या अंतर होता है बता सकती हो। देखो छोटा छोटा चीज है लेकिन सवाल यहाँ से आता है। समूह का मतलब तुम लोग दो को समूह बना ले, वो समूह बना ले, वो समूह बना ले, वो क्या होगा समूह चर्चा। और पैनल चर्चा का मतलब हम एक विशेषज्ञ है और मेरे सामने में कुछ समूह बन करके आकर चर्चा कर रहा है, जिसमें तुम्हारा सवाल का कुछ हम भी जवाब देंगे। तो पैनल में एक विशेषज्ञ रहेगा और समूह में कोई भी विशेषज्ञ नहीं रहेगा। बारीक बारीक रहता है अंतर, लेकिन उस संवाद तो बातचीत होगा, डाल तो संवाद में हमारा गाइडेड होगा और कंस्ट्रक्टेड होगा। टीचर पहले से टॉपिक डिसाइड कर देगा। अनकंस्ट्रक्टेड डायलॉग नहीं होगा। करना है साइंस, हम लोग बोल रहे हैं कि आज कौन सा पिक्चर लगा है, ऐसा वाला नहीं करना है। और भी संवाद, और भी सुनो, बहुत तरीके का डायलॉग होता है। एक होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड, एक होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड, एक होता है मिक्स, और एक होता है हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर क्या हुआ, जिसको हिंदी में संरचित बोलते हैं। तो उसमें हम लोग रात भर टीचर क्या करेगा कि किस किस टॉपिक पे जाना, सा सूची बना लेगा और उसी सूची पे ही ना प्रश्नावली तैयार करता है। उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। जैसे बड़े बड़े दबंग नेता जब होते हैं ना, तब जो इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार होता है रात ही में प्रश्न को डिसाइड कर लेगा, यही सवाल ही पूछेंगे। और प्रधानमंत्री से बोलेगा, मोदी जी ये वाला सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा ना, नहीं तो बताइए, हम आप ही की मर्जी से सवाल पूछेंगे। और रात में ना उसमें मर्जी लिखवा दिया जाता है। और वही वाला सवाल जाके, मोदी जी आपके कार्यकाल में ये हो रहा है, बताइए क्या आपका कहना है, वो पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी फ्रेम में डाला हुआ। पहला, दूसरा होगा हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कुछ सवाल मोदी से रात ही में परमिशन ले लिया है, यही ही पूछेंगे, अचानक बीच से कोई और नया सवाल पूछ दिया, वो क्या सा होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड। और एक होता है हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड। नॉन स्ट्रक्चर में जैसे रवीश कुमार, मोदी को छोड़ो, अपने जगह प्रधानमंत्री, आज हम उसको इंटरव्यू में छक्का छुड़ाते हैं। वह कुछ नहीं प्लानिंग करेगा, अचानक से दनादन नया नया सवाल दाग देगा। तो वैसे पत्रकार का मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते हैं डर के मारे, पता नहीं क्या पूछते। वो हो गया हमारा क्या, नॉन स्ट्रक्चर्ड। बहुत सारा चीज है। पीजीटी वाला लेवल में जाएगी तो एमएड वाला में तो वैसा सवाल रहेगा, अभी तो ये काफी तुम्हारा पीआरटी का है। और नोट्स हम टीजीटी और पीजीटी का मिक्स करके बना रहे हैं। तुम्हारा लेवल क्या है, पीआरटी का ना, क्योंकि एक साथ तुम लोग पीआरटी वाली भी है और एक साथ मेरे पास बीएड वाला भी है। लाभ क्या बताना, अच्छा ये सारा बता दिए, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, संवाद बता दिए। अब ये बहस क्या होता है बताना, डिबेट और सेमिनार क्या होता है। अच्छा सुनो, बहस और सेमिनार में क्या अंतर है।
बहस में सर जैसे कि देखो, अच्छा है, यहीं पे बातचीत बहुत भारतीय तुम करती है ना। संवाद में क्या अंतर और बहस में क्या अंतर? संवाद में ना तुम उसके साथ अभी क्या कर रही, संवाद कर रही है। और बहस में हमारा क्या करते हैं, एक पक्ष में देगा और एक विपक्ष में देगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? संवाद यानी संवाद करना, और डिबेट का मतलब एक पक्ष में देगा और एक विपक्ष में देगा। और सेमिनार क्या होता है? टॉपिक पे चलना चाहता है तो वो मतलब देता है और देखो, सेमिनार में क्या होगा ना कि लोगों का एक समूह होगा, और ना कुछ कुछ ग्रुप जा करके, मैंने कि तुम अपना एक फाइल बनाई है, रिपोर्ट बनाई है, और वहां अपने जाकर क्या कर रही है, प्रस्तुतिकरण कर रही है। लाभ अच्छा है, तुमने इतना सारा बता दिए हैं, तुमको पता है इसका टॉपिक याद नहीं होगा, कौन सा विधि बता रही है? चर्चा विधि। तो इसका लाभ क्या है? छात्र हमारा एक्टिव रहेगा, पैसिव नहीं रहेगा। विचारों का आदान प्रदान और स्पष्टीकरण होगा। सहिष्णु होगा, दूसरे के विचार को सुनने की क्षमता बढ़ेगा, और आलोचनात्मक चिंतन का क्या होगा, इसमें विकास होगा। सीमा क्या है भाई? समय प्रबंधन का चुनौती है ना, टाइम ज्यादा ले लेता है। कुछ छात्र हावी हो सकते हैं, कुछ पीछे। जो तेज तर्रार, जैसे हम हमेशा डिबेट में बहुत आगे रहे, हमको पक्ष में खड़ा करता था तो हम जीत जाते थे, और अगला वाला दिन हमारा ग्रुप चेंज किया जाता था तो हमको विपक्ष में खड़ा करता था ना, तो विपक्ष में भी हम जा करके उन लोगों को जिता देते थे जो पिछले दिन हार जाता था। तो कुछ छात्र क्या होगा, आगे, और कुछ छात्र क्या होगा, पीछे हो जाएगा। विषय का भटकाव हो सकता है, चर्चा करते करते हम लोग कहीं और भी जा सकते हैं। शिक्षा का उचित मार्गदर्शन इसमें क्या है, आवश्यक है। ये चर्चा कहाँ होता है, नैतिक विषयों पर चर्चा। जैसे कि तुमको जीन एडिटिंग, ये हमारा क्या है, नैतिक है। हम एटम बम बनाए यूरेनियम से कि पावर प्लांट बनाए, वो कौन सा विषय हो गया हमारा, नैतिक वाला हो गया। जलवायु परिवर्तन और कुछ विवादास्पद वैज्ञानिक का सिद्धांत पे चर्चा होगा हमारा। क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चन का दर्शन कर लें। विधि, चर्चा विधि का चयन का कब तुम डिसाइड करोगी कि हमको चर्चा विधि करना है? तो क्या विकसित करना है, ज्ञान है कि कौशल है कि दृष्टिकोण है? अगर हमको दृष्टिकोण को विकसित करना है तो हम लोग चर्चा विधि करेंगे। कौशल विकसित करना है तो हम लोग प्रोजेक्ट मेथड वगैरह यूज कर लेंगे। ज्ञान करना है तो कौन सा विधि करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करके, एक्टिविटी वाला में। छात्रों की आयु क्षमता रुचि के अनुसार हम लोग छात्रों के अनुसार चर्चा का क्या करते हैं, चयन करते हैं। विषय वस्तु की प्रकृति, कौन सी विधि विषय को सर्वोत्तम रूप से पढ़ा सकती है? देखो, साइंस में अब इतना सारा विधि पढ़ा दिए, अब तुमको पता चलेगा कि हम कब चर्चा करके समझाएं, कब तुमको हम लेक्चर मेथड करके समझा, और कब हम तुमको डिबेट करके समझा। दिव्या, ध्यान ध्यान बाहर हो गया तेरा। समय और संसाधन की उपलब्धता, यानी कि प्रयोगशाला सामग्री, समय और सीमा, ये सब हमको ध्यान में देखना है विधि जब टीचिंग का मेथड यूज करेंगे तो। कक्षा का आकार और वातावरण को देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सा टीचिंग मेथड कब यूज करोगी। तो कब यूज करेंगे उसका यही सब पॉइंट है, इसको तुम सवाल बना कर लिखना। यहाँ सवाल नहीं लिखे हैं, ये सवाल किसका है कि कौन सा टीचिंग मेथड कब यूज करते हैं, उसको डिसाइड कौन करता है। तो उसको डिसाइड करने के लिए यही सारा चीज क्या करता है, डिसाइड करता है। जैसे अगर 2 को बच्चा है तो हम लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी वाला करा देंगे, कंपास देके बनाओ। और 100 को बच्चा है तो 100 को बच्चा को सर्किल बनाना सिखा पाएंगे? तो हम डेमोन्स्ट्रेशन कर देंगे, कैसे, हम खुद सर्कल बनाए और दिखा दिए। तो कच्चे का कार ये वाला करना, यहाँ क्वेश्चन डालना भूल गए हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन डालोगी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विधि का चयन करने के लिए किसको ध्यान में रखना होता है? तो क्या देखेगी, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों के ये सारा चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, शिक्षक की क्षमता और रुचि। अभी आधुनिक यानी कि नया एजुकेशन पॉलिसी क्या बोल रहा है कि अधिकांश जो सो विधियां हमारा किस पे होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद पे। मतलब ऐसा शिक्षण देखना, तार बचा के, ऐसा शिक्षण जिसमें बच्चे में क्या है, क्रिएटिविटी बढ़े। तो क्रिएटिविटी हमारा क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग करके ही ना होगा। उसमें कौन सा है तुम्हारा आधुनिक विधि में, खोज, परियोजना और समस्या समाधान। देखो, 2 तरीके का विधि है, तुम लोग देख रही है कि नहीं देख रही वीडियो यूट्यूब का? पारंपरिक विधि बताए हैं, और एक हम लोग बताया है वैकल्पिक विधि। दोनों में क्या अंतर है बताना? तुम लोग कुछ नहीं देख रही है नोटिफिकेशन वाला। पारंपरिक विधि और वैकल्पिक विधि में क्या अंतर है? शिक्षण विधि में, पारंपरिक विधि में गुरु जी का डंडा, याद आया कैसे हम लोग मारते थे? पारंपरिक विधि में रटवाते थे ना। तो पारंपरिक विधि में रटंतु पे बल देते हैं ना, तो बच्चा उसमें पैसिव होता है, और छात्र, सॉरी, और टीचर क्या एक्टिव होता है।
तो पारंपरिक विधि पे जोर किसमें चला गया, रटाने पे। और अभी वैकल्पिक विधि में क्या है, टीचर हमारा फैसिलिटेटर है, और हम लोग रटाने पे जोर नहीं दे रहे हैं, करके सिखाने पे जोर दे रहे हैं, तो वही हो गया वैकल्पिक। तो वैकल्पिक में करके सिखाने में क्या आएगा तुम्हारा, खोज विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, तो ये सब किसमें आ रहा है, वैकल्पिक में। आप पारंपरिक विधि में व्याख्यान विधि हो गया तुम्हारा। नहीं पढ़ेगी तो पछताएगी, क्योंकि ज्यादा दिन वीडियो नहीं रखेंगे। और ये हर साल का चीज है, हर साल मैथ, अंग्रेजी और ये सब वाला चीज को हटा देते हैं। हटाने के बाद फिर मिलेगा नहीं, वो सब डिलीट कर देते हैं, इसलिए करो वो सब। पेडागोजी डाल रहे हैं तो करो। और कोई भी ये मत भेदभाव करना को आर्ट्स का तो नहीं लिखेंगे, उसमें देखना आर्ट्स वाला बहुत सारा विधि तेरे से मैच करेगा। अच्छा, तो आधुनिक में हमको क्या बोलता है, रचनावादी दृष्टिकोण रखता है। एमसीएफ 2005 क्या बोल रहा है, बाल केंद्रित होना चाहिए, अनुभव के आधारित होना चाहिए और तनाव से मुक्त हो रहा है। खोजपूर्ण शिक्षण पर क्या है, जोर है, समस्या समाधान पर। देखो इसमें कोई ऐसा विधि है जो कि हम नहीं यहाँ पढ़ाए हो, स्क्रीन पे देखो। अरे तनाव मतलब तनाव से मुक्त, यानी तुम उसको प्रोजेक्ट दे दो ना भाई, फ्री हो गया, टेंशन फ्री हो गया। हम सो रटवाने पे बल दे रहे हैं क्या, 10 दिन तक प्रोजेक्ट बच्चा बना रहा है, देखते हो अभी। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, बच्चे को रंग भरने वाला देता है वो लोग, मछली दे देगा, बोला जाओ इसमें कलर भर के लाना। और तुम भेज रही पढ़ने, ले रहा 10,000 फीस, और बच्चा वहां जाकर खाली ड्राइंग में चीज चास कर रहा है। पेरेंट्स हमको पूछता था, हम 10,000 इसीलिए दे रहे हैं सर, हमने तुमको क्या बताया हम, यही एक्टिविटी ही ये कराना है। तो अब कौन सा ये सब किसमें आ गया, वैकल्पिक में, पारंपरिक वाला में नहीं रहा। अब वो जो उदाहरण पेरेंट्स देता है कि हमारे जमाने में तो खाली पढ़ाई होता था, तो वो किस में बात चला गया, पारंपरिक में चला गया कि आपके जमाने में होता था, अभी ऐसा नहीं है। तकनीकी आईसीटी इंटीग्रेशन, देखो जो अभी हम यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, पीपीटी है, एमएस वर्ड है, या ये वाला एनिमेशन आज जो हम यहाँ मान लो इन लोगों को ग्राफ के लिए कर रहे थे, ये सब क्या हमारा आईसीटी है ना। ये टेंजेंट है। तो आईसीटी का मतलब समझ में आ गया फटाक से। इसी तरह से पढ़ाने से हमको क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समावेशी शिक्षा क्या होता है बताना, इंक्लूसिव एजुकेशन। कि क्लास के अंदर विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग देखें। वही हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया। बच्चे का क्षमता अलग अलग है, तो हम विधि भी क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। याद रखना टीचिंग हमारा मल्टी डायमेंशन है कि यूनि डायमेंशन है। टीचिंग मल्टी मल्टी डायमेंशन, क्योंकि दृष्टिकोण क्या होगा, अलग अलग होगा, तो नजरिया भी अलग अलग होगा। बहुत लंबा हो गया वीडियो, 34 मिनट हो गया। निष्कर्ष क्या निकला, कोई भी एक विधि सर्वोत्तम विधि नहीं है। पहले कारण बता क्यों नहीं है। हम कि जरूरी हर चीज को हम परियोजना में हर चीज हम बता देते हैं कारण। सर्वोत्तम कोई भी एक विधि नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक ही कक्षा में बुद्धू बच्चा भी रहेगा और तेज बच्चा भी रहेगा। तो जो विधि तेज बच्चा को अच्छे से समझ में आ गया, बुद्धू बच्चा को अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो बुद्धू बच्चा के लिए वह विधि सर्वोत्तम होगा क्या। यही वजह है कि कोई भी एक विधि सर्वोत्तम नहीं होता। तो उपाय क्या है, उपाय है कि जैसा देखो देश वैसा अपनाओ भेष, वैसा ही विधि अपनाओ। इसीलिए 12 को 13 को विधि को पढ़ करके जाना, क्योंकि सीटेट वाला भी बुद्धू बच्चा के लिए बुद्धू वाला देगा विधि, और अच्छा बच्चा के लिए अच्छा वाला विधि देगा। एक और रट के जाएगी तो टाइम टाइम के बाद क्या होता है, फिक्स हो जाएगा वहां। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब आते हैं हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन पे। चर्चा विधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्र में आलोचनात्मक चिंतन ये वो कराना, जा गिर गया। अभी देखो हम लोगों का शिक्षा में नैतिकता नहीं ना पढ़ाया गया, सब कोई खाली बैठ के देख रही है। देख रही हो ना, बेचारा खुद से उठ गया है। ये है नैतिकता का अभाव हम लोगों में। क्यों, क्योंकि यह एजुकेशन में से हटा दिया गया। खाली इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र पढ़ लिए हम लोग। पहला का क्या होगा आंसर, चर्चा विधि क्या करता है, तर्क वर्क ये देता है, वो तो सब समझ गए, ये ठीक है। अगला वाला पे आओ। चर्चा विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखो एकमात्र तो नहीं होगा, निष्क्रिय तो नहीं होगा, केवल तो नहीं होगा, निर्देशित और फैसिलिटेटर।
तो ये हो गया हमारा क्या, निर्देशक और फैसिलिटेटर। वह भटकने से क्या करेगा, रोकेगा, लेकिन अपना विचार को वह नहीं थोपेगा। ओए, निम्न में से कौन सी गतिविधि चर्चा विधि का उदाहरण है? हाँ, यही चर्चा है। शिक्षक जलचित्र बना रहा था तो टीचर सेंटर हो गया। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया तुम्हारा। ये सी नंबर, प्रयोगशाला में अम्ल क्षार का प्रयोग का प्रदर्शन। और पाठ पुस्तक से प्रश्नोत्तरी हल कराना, ये तो व्याख्यान मेथड न हो गया, टीचर व्याख्यान किए जा रहा है। दिव्या तुम बाहर ही देख रही लगातार, क्लास में तो क्लास में रहो, स्क्रीन पे देखो। चर्चा विधि की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है? बी नहीं, लाइन पढ़ो ना भाई। छात्रों का पूर्ण ज्ञान और तैयारी। क्या होगा? सही जवाब है ए। चर्चा विधि का प्रमुख लाभ क्या है? सहयोग, सहिष्णुता और तर्क शक्ति का विकास। जो पढ़ा है वही वाला लाइन बाय लाइन दिया है ना क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6। चर्चा विधि की एक सीमा क्या हो सकती है? अच्छे से पढ़ो इसको। ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं होगा। इसमें संसाधन का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है, केवल प्राथमिक स्तर के लिए है। तो कुल, हाँ, वो डिबेट में क्या होता है कि हल्ला गुल्ला मचने लगता है ना। क्या होगा, लॉक कर दें? ओके, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चर्चा में क्या होगा, अनुशासनहीनता भी हो जाएगा, लड़का चिल्लाएगा, कभी कुछ करेगा, है ना। गाइडेड डिस्कशन किसे कहते हैं? ठीक है, यही हमारा, जैसे कि टीचर पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग का कारण, यानी कि क्या दिया, गाइड कर दिया, अब इसी में बक बक करता रहेगा बच्चा। चर्चा विधि किस शैक्षिक सिद्धांत पर आधारित है? देखो, हम बोलते थे पढ़ो, तो ये सब हमारे काम का नहीं है। बात। व्यवहारवाद क्या है, रचनावाद क्या है, अनुबंधन क्या है, और यांत्रिक रचना क्या है? पहले ये सब जानती है क्या होता है ये सब? हाँ, देखो हम आदर्शवाद पढ़ाए थे ना, जो कि तुम लोग नहीं आई या ध्यान नहीं दिया। आदर्शवाद में नैतिकता का बल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, लड़की को 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, घर का बर्तन लड़की को धोना चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए। आदर्शवाद बोलेगा कि अगर ये लड़का जो है तो घर का झाड़ू पोछा बर्तन काम करेगा तो उसको लोग क्या करेगा, हंसेगा। तो आदर्शवाद किसकी बात कर रहा है? नैतिकता का ज्यादा जोर देता है। और तुम्हारा व्यवहारवाद क्या बोलता है कि क्या वह संभव है क्या? अभी घर में मान लो लड़की नहीं है, ड्यूटी गई है, कहीं कुछ गई, लड़का काम करता है ना, तो उसमें नैतिकता का पे ज्यादा फोकस है क्या? नहीं फोकस है। साइंस वाला जो है ना, वो आदर्शवाद को मानता ही नहीं है। भगवान है बोलेगा सबूत दो, और जब सबूत वास्तविक में मिल जाएगा तब उसको मानेगा। यानी वो व्यवहार पे चलता है। किस पे चलता है? व्यवहार पे। रचनावाद क्या हुआ, तुम्हारा क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तुमको रचना, अपना सृजन करना होगा। अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन हम तुमको बताते हैं। हम अगर ऐसा रख दे सर कि शनिवार के दिन जो टेस्ट में अपियर हो गए उसको हम 1,000 रुपया दिया करेंगे, तो लड़की फेल करे या पास करे, अटेंडेंस यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। तो तुमको एक उद्दीपक का काम कर रहा है ना, क्या? पैसा। जो फर्स्ट प्राइज सरकार देती है, सेकंड प्राइज जो देती है, जो स्कॉलरशिप करती है, वो क्या, अनुबंधन है। अनुबंधन समझ में आ रहा है? किसी चीज से तुमको बांध देना, कंडीशन लगा देना, वही है तुम्हारा कंडीशनिंग। तो तुम ऑटोमेटिक यहाँ हाजिर होगी।
अब कंडीशन हम हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव कंडीशनिंग भी होता है, जैसे जो नहीं आएगा ना उसको डंडा मारेंगे, तो निगेटिव हो गया। वहां भी डर के मारे आ रहा है, प्रेजेंट तो हो रहा है, लेकिन वह कैसा निगेटिव है। अब बोलेगा कि तुम आओगे तो तुमको फ्री में एक लैपटॉप दिया करेंगे, अब देती भी है सरकार। अच्छा ये तो हो गया यांत्रिक, अब इसका आंसर क्या होगा बताना। यांत्रिक रटना का मतलब सुनो, मशीन को आंसू निकलता है क्या? मशीन को कुछ आता पता है, खाली जो स्विच ऑन का मतलब बल्ब जल गया। तो यांत्रिक रटना का मतलब तुमको सवाल का जवाब सारा रट ली, उसका मतलब ही नहीं पता है, मतलब ही नहीं पता है, वही हो गया तुम्हारा। जैसे तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर हर किसी को मालूम होगा, लेकिन अगर हम किसी से पूछेंगे ए क्या है, नहीं प्रूफ भी छोड़ दो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोलेंगे ए है क्या, ए फॉर आम है क्या, ए फॉर एप्पल है, तो क्या जवाब आएगा, ए हमारा। और वहां ए प्लस बी जो लगा रहे, जो प्लस है वो क्या है? हाँ वो प्लस है क्या? प्लस मैथमेटिकल साइन है। मैथमेटिकल साइन है खाली, और कुछ? वो ऑपरेशन हो गया, वो ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ये रचनावाद पे जोर देता है, तो क्वेश्चन हमारा कितना हो गया अब, 9। अरे, चर्चा विधि का मूल्यांकन का सबसे उचित तरीका क्या है? छात्रों को, देखो छात्रों को सुला सुला करके चर्चा नहीं ना करेंगे, सक्रिय भागीदारी होगा। ये बी आ गया हमारा सही आंसर। लास्ट वाला बात है क्वेश्चन, चर्चा विधि और व्याख्यान विधि में मुख्य अंतर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब बताया भी है। 3 नंबर होगा सर। अरे व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड, इसमें टीचर लेक्चर दिए जाएगा, एक्टिव रहेगा और बच्चा पैसिव होकर सुनेगा। यह वन वे होता है, क्या होता है, वन वे, मेरे मुंह से लगातार निकलेगा। और अगर चर्चा विधि है, तो चर्चा में दोनों ना फुस 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 करोगे, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। और इसमें वो एक्टिव रहेगा, टीचर पैसिव रहेगा। तो तुम्हारा आज का सब, देखो हमारा कितना पन्ना था, 62 पन्ना, 62 पन्ना में ये खत्म हो गया, बाकी ये सब ये सीटेड वेटेड वाला है, यहाँ वाला है। अभी एक वाला क्वेश्चन में अधिकतर क्या करना, लोकतांत्रिक मूल्य और आलोचनात्मक चिंतन वाला भी सही सही टिक लगाते जाना है, क्योंकि इसी को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, देखो चर्चा को डिबेट से अलग देखो डिबेट और चर्चा वाला हम तो बता दिए है ना, चर्चा में तुम लोग क्या करोगी, आदान प्रदान करोगे, लेकिन डिबेट में पक्ष और विपक्ष होगा। तो आदान प्रदान में जीत और हार नहीं होगा, लेकिन डिबेट में जीत और हार होगा। और एक चीज देखो, चर्चा में हमारा समाधान सहयोगात्मक रहेगा, और डिबेट में प्रतिस्पर्धात्मक रहेगा, वहां कंपटीशन होगा, हम आगे निकले कि हम आगे निकले। बारीक बारीक सा क्या है, अंतर है। ठीक है, ये सारा सीटेट स्टेट वाला है, ये तो दे दिए, यहाँ यहाँ से इस सबसे ये ऐसा सा क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। तुम लोग अपना नोट्स अगर अच्छे से बनाओगी तो इसी तरह का हेडिंग बनाना है। विभिन्न विधि की परिभाषा, तो विभिन्न विधि से क्वेश्चन दे दिए है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनाएगा, शिक्षण की स्थिति से, फिर विधि की तुलना करो, फिर ये करो वो करो, ये सब क्वेश्चन का यहाँ है। अब आज का क्लास हमारा खत्म, टीचिंग मेथड हमारा खत्म होगा। टोटल 12 पढ़ा दिए हैं, वीडियो मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो 12 को टीचिंग मेथड कॉपी में लिख ही लेना है। ओके, क्लास खत्म हो गया।